हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसलों को कैसे उगाया जाए और उसका कैसे मैनेजमेंट यानी देखरेख की जाए। तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी खेती के तरीके इसको पढ़ा था। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाने की कुछ बुनियादी ज़रूरतें, जिसमें हमने पहली ज़रूरत को पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को कैसे तैयार करते हैं खेती करने से पहले। और अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या औजारों का यूज़ करके खेती की जाती है। और अब हम पढ़ेंगे खेती करने से पहले बुआई करना ज़रूरी होता है, यानी बीज को बोना, उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1.4 सोइंग यानी बीजों को बोना। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उगाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही अहम हिस्सा है सोइंग यानी बीजों को बोना। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। बीजों के बोने से पहले ये ज़रूरी है कि अच्छी किस्मों और सेहतमंद बीजों का सेलेक्ट करना, तभी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि अच्छी वैरायटी की बीज को, अच्छी नस्ल के बीज को सेलेक्ट किया जाए। फार्मर प्रेफर्स टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अक्सरतर फार्मर उस बीज का इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा पैदावार दें। सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी सीड्स को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए। अब पहेली सजेस्ट कर रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इनटू अ वेसल। पहेली ने एक दिन अपनी मम्मी को कुछ ग्राम यानी चने के बीज को किसी बर्तन में डालते हुए देखा। एंड पॉर सम वाटर ऑन इट, और उसमें कुछ पानी भी डाला। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ समय बाद जो कुछ बीजें थी यानी कुछ चने थे वो ऊपर फ्लोट करने लग गए, पानी के ऊपर तैरने लग गए। आई वॉन्डर वाई सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। पहेली को इस बात से हैरानी हुई कि क्यों कुछ बीज ऊपर तैरने लग गई। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लो, एक कोई भी बर्तन लो, उसको आधा भरो पानी से। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट, उसमें एक मुट्ठी गेहूँ डालो, गेहूँ की सीड यानी बीज, एंड स्टिर वेल, उसको अच्छे से मिला दो। वेट सम टाइम, कुछ समय इंतज़ार करो और फिर इसको ऑब्जर्व करो। इट्स एन एक्टिविटी और ये आप लोगों को खुद से करनी है। ओके, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या इसमें कुछ ऐसी सीड्स थी जो पानी के ऊपर तैरने लग गई। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या ये बीज जो ऊपर तैरने लग गई ये उन बीजों से हल्की है जो नीचे बैठ गई हैं पानी में। वाई वुड दे बी लाइटर, तो ये बीजें हल्की क्यों हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो सीड डैमेज होती है, ख़राब होती हैं, वो हॉलो हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं अंदर से, इसलिए वो हल्की होती हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, और इसीलिए वो पानी में तैरने भी लगती हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये एक अच्छा तरीका है अच्छी सेहतमंद सीड्स को, बीजों को अलग करने का ख़राब सीड से। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बीज बोने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन औजारों का इस्तेमाल करके बीजों को बोया जाए। ट्रेडिशनल टूल्स, वो औजार जो पुराने समय से यूज़ किए जा रहे हैं। The tools used traditionally for sowing is shaped like a funnel. वो टूल्स जो पुराने समय से यूज़ किए जा रहे हैं वो फनल के शेप के होते हैं, यानी कीप के शेप के होते हैं। Thus seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. यानी कि इस फनल में सीड्स को डाल दिया जाता है और उसमें जो पाइप्स लगे होते हैं उसके थ्रू सीड्स सॉइल तक पहुंच जाती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है। और उन पाइप्स के शार्प एंड्स होते हैं, यानी तीखे नोक होते हैं उसके, जिसकी वजह से वो ज़मीन में छेद करके सीड्स को डाल देते हैं। ठीक है, दीज एंड्स पायर्स इनटू द सॉइल, जो उसके एंड्स होते हैं वो पायर्स यानी छेद कर देते हैं मिट्टी में, खोद देते हैं मिट्टी को और सीड्स को डाल देते हैं। ठीक है, अब जो मॉडर्न टाइम में टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो सीड ड्रिल को यूज़ कर रहे हैं। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. आजकल सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैक्टर की हेल्प से।
दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये बीज को यूनिफॉर्मली बहुत ही सामान्य तरीके से और इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे और बराबर गहराई पर बोती है। ठीक, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये यह भी सुनिश्चित करता है कि बीज बोने के बाद उसको मिट्टी से साथ साथ ढकने में भी मदद करता है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये सीड्स को बर्ड्स के द्वारा खाए जाने से भी बचाता है। सोइंग, क्योंकि ये कवर कर देता है दोबारा से मिट्टी से बीज को। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। जब सीड ड्रिल से हम बीजों को बोते हैं, इससे समय की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बुजू बता रहा है कि उसके स्कूल के पास नर्सरी है। नर्सरी वो होती है जहाँ पर पौधों को उगाने के लिए बीज मिलती है और सैपलिंग्स मिलते हैं, यानी सीडलिंग्स मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। बुजू ने पाया कि वहाँ कुछ प्लांट्स छोटे छोटे बैग्स में रखे होते हैं, छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं। Why are they kept like this? उसे जानना है कि इस तरीके से ये पौधे क्यों रखे होते हैं। पहली उसका आंसर दे रही है, seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery। पहली बता रही है कि कुछ प्लांट्स की सीड जैसे कि पैडी यानी धान की सीड पहले नर्सरी में ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। When they grow into seedlings, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, तब उन्हें उस खेत में जिसमें उसे उगाना है ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी दोबारा से बोया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट यानी जंगली प्लांट और कुछ फ्लावरिंग फूल देने वाले प्लांटों को भी इस तरह ही नर्सरी में ग्रो किया जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। जो appropriate distance है, एक maintain distance जो होता है सीड्स के बीच में, बीजों के बीच में, वो ज़रूरी है प्लांट को overcrowding से बचाने के लिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा सीड गिर जाती है, एक जगह पे कम, तो इससे क्या होता है कि एक जगह पे ही एक प्लांट काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। अगर प्लांट्स एडिक्वेट यानी सही डिस्टेंस पे ग्रो होंगे तो वो आसानी से सनलाइट ले पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे और वाटर ले पाएंगे सॉइल से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। समय समय पर कुछ प्लांट्स को हटा देना चाहिए खेत से जो ओवरक्राउडिंग कर रहे हो, जो भीड़ बना रहे हो। इससे क्या होगा कि ना तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और ना ही दूसरे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने सीड्स बीज कैसे बोते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से खेत में खाद को डाला जाता है। ठीक, The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers। वो सब्सटेंस जो खेतों में डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, पोषक तत्व के फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके, उसे मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? अब बूजू जानना चाहता है कि उसने हेल्दी क्रॉप प्लांट्स देखे हैं एक फार्म में, एक खेत में, जबकि उसी के पड़ोस वाले यानी नेबरिंग फार्म में, नेबरिंग खेत में द प्लांट्स वर वीक, जो प्लांट्स थे वो कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? क्यों कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। Soil supplies minerals nutrients to the crop plants। हमें जानते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप प्लांट्स को मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। These nutrients are essential for the growth of plants। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। In certain areas farmers grow crop after crop in the same field। कुछ एरियाज़ में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्रॉप आफ्टर क्रॉप यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल लगातार एक ही फील्ड में उगाते जाते हैं। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। वो उस फील्ड को कभी अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं छोड़ते, यानी खाली नहीं छोड़ते हैं, लगातार उसमें फसल उगाते हैं।
इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। इमेजिन करो, ज़रा सोचो कि जिस फील्ड में लगातार फसल उगाई जा रही है उसके न्यूट्रिएंट्स का क्या हुआ होगा, क्योंकि अगर लगातार फसल उगाएंगे तो ऑब्वियस है कि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होंगे, कम होंगे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. लगातार अगर क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाए, फसलों को उगाया जाए, तो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी सॉइल्स में। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसलिए फार्मर्स को मैन्योर्स यानी खाद ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है सॉइल में, मिट्टी में या फिर फील्ड में, जिससे कि जो मिट्टी है वो अपना न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं, यानी खाद डालना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स वीक प्लांट्स। यदि हम सही तरीके से मैन्योरिंग नहीं करेंगे फील्ड में, या फिर इनसफिशिएंट तरीके से करेंगे यानी कम मैन्योरिंग करेंगे फील्ड में, तो जो हमारे प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure organic substance होते हैं यानी natural substance होते हैं, जो कि decomposition यानी plant और animal के waste के decompose होने से obtain होते हैं। decompose यानी सड़ने गलने से। Farmers dump plants and animal waste in a pit at open places and allow it to decompose. जो किसान होते हैं वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को खुले गड्ढे में दबा देते हैं और उन्हें डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसको कि वो बाद में मैन्योर की तरह यूज़ कर सकें, खाद की तरह। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन जो होते हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं जब वो गल जाते हैं पूरी तरीके से, वो उनको फिर मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है, खाद की तरह। ये कुछ नेचर में प्रेजेंट बैक्टीरियाज की हेल्प से होते हैं और कुछ अर्थवर्म की वजह से होते हैं, जो वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा 6th क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। कुछ मूंग की या फिर चने की सीड लीजिए, उन्हें जर्मिनेट कीजिए यानी अंकुरित कीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइड सीडलिंग्स। 3 इक्वल साइड के सीडलिंग्स लीजिए यानी अंकुरित की हुई सीड्स लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेजल्स। 3 एम्प्टी खाली ग्लास लें या फिर कोई वेजल, कोई बर्तन लें। मार्क देम ABC, उन पर ABC मार्क करिए। टेक ग्लास A, add little amount of soil mix with little cow dung manure. जो ग्लास A होगा उसमें कुछ मिट्टी मिक्स करें और कुछ काउ डंग मैन्योर मिक्स करें, गाय के गोबर वाली खाद मिक्स करें। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। और ग्लास B में उतनी ही अमाउंट में मिट्टी मिक्स करें लेकिन उसमें कुछ यूरिया मिक्स करें। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और उतनी ही मिट्टी लें तीसरी ग्लास में और उसमें कुछ भी ना ऐड करें। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों ग्लास में डाल दें। एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दम। और उनमें सीडलिंग्स डाल दें यानी वो अंकुरित बीज बो दें। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर। उन्हें सेफ सुरक्षित जगह पे रखें और उसमें लगातार पानी डालते रहें। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लास ग्रो एट द सेम पेस। क्या सभी ग्लास में जो प्लांट ग्रो किए हैं वो सेम स्पीड से ग्रो किए हैं यानी सेम ग्रोथ है सबकी। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्लास में बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हुआ है। तो हम देख रहे हैं ग्लास B में प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है, उसके बाद A में और C में। इसमें हमने यूरिया ऐड किया था यानी एक फर्टिलाइज़र ऐड किया था, इसमें हमने मैन्योर ऐड किया था और इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनता है और पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। मैन्योर वो होता है जो नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है by the decomposition of animals and plants waste. So in which glass was the growth fastest? किस ग्लास में ग्रोथ फास्टेस्ट है? तो ग्लास B में।
फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर वो केमिकल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन टेबल है नेक्स्ट पेज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइज़र है जिसे अक्सर फार्मर इस्तेमाल करते हैं वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, जिसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी कहते हैं। The use of fertilizer has helped farmers to get better yields of crops. फर्टिलाइज़र्स के यूज़ ने फार्मर्स की बहुत मदद की है फसल की अच्छी पैदावार में, कुछ खास फसलों की, जैसे कि वीट हो गया, गेहूँ, पैडी, धान और मेज़, मक्का। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन जो एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है फर्टिलाइज़र का, उसकी वजह से सॉइल्स जो हो गई है, मिट्टी लेस फर्टाइल हो गई है, उनकी उपजाऊ की जो क्षमता है वो कम हो गई है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हुआ है, क्योंकि अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो जितना सॉइल को एब्जॉर्ब करना होगा उतना तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी बचा हुआ बारिश के थ्रू बहकर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है। तो आफ्टर ऑल दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, और जब केमिकल वाटर में मिक्स होगा तो वाटर पॉल्यूट होगा। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave field uncultivated fallow in between two crops. तो इसका उपाय ये है कि जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, बरकरार रहे, और हमारी सॉइल पॉल्यूट भी नहीं हो। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र्स। हमें फर्टिलाइज़र्स की जगह पे सब्सटीट्यूट करना चाहिए, उसके बदले हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नेचुरल खाद होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर फील्ड को कुछ समय के लिए खाली यानी अनकल्टिवेटेड या फिर फैलो, जिसका मतलब खाली होता है, छोड़ देना चाहिए दो क्रॉप्स के बीच में, दो फसलों के बीच में, जिससे कि सॉइल अपने आप ही अपना न्यूट्रिएंट मेंटेन कर लेगी। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. मैन्योर के इस्तेमाल से सॉइल की टेक्सचर अच्छी होती है, यानी मिट्टी की बनावट अच्छी होती है, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी जल्दी बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉइल अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रखती है काफ़ी समय तक। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जा सकता है, यानी पूर्ति की जा सकती है, वो ये है कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाए। This can be done by growing different crops alternately. ऐसा तब होगा जब अलग अलग फसलों को alternately यानी एक के बाद एक करके उगाया जाए। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. पहले के जो किसान होते थे नॉर्थ इंडिया के, वो लेग्यूम्स प्लांट को यानी दलहन किस्म के प्लांट को एज अ फॉडर पशुओं के चारा के लिए एक सीज़न में ग्रो करते थे और दूसरे सीज़न में वीट ग्रो करते थे, यानी गेहूँ ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इस तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती थी, क्योंकि हम जानते हैं लेग्यूम्स प्लांट से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है सॉइल की। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को अब इस प्रैक्टिस के लिए एनकरेज यानी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि इस प्रैक्टिस को अपनाएं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। तुमने अपनी पहली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया को पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। बैक्टीरिया दिस आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूमिनियस प्लांट यानी दलहन किस्म के प्लांट की रूट नोड्यूल्स में, जड़ों की जो गांठ होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन अवेल कराते हैं प्लांट को, और प्लांट इन टर्न इन्हें शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल नाइट्रोजन में प्लांट के लिए।
ठीक है। अब ये डिफरेंस टेबल है बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक होता है, यानी नेचुरल नहीं होता, जबकि मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है और ये कैटल के और प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, रेजिड्यू होते हैं, उसके डिकम्पोजिशन से, उसके सड़ने गलने से बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर फील्ड्स में यानी खुली जगह या खेत में बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होता, सॉइल में सॉफ्टनेस नहीं आती है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। सॉइल काफ़ी लंबे समय तक अपने अंदर वाटर को कैप्चर करके रख सकती है, जिससे बार बार इरिगेशन का खर्चा बचता है, सिंचाई का खर्चा। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers जो specific plant nutrients होते हैं उसमें बहुत rich होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। Manure is relatively less rich in plant nutrients. जो manure होता है उसमें इन plant nutrients का अभाव होता है, उनमें कमी होती है थोड़ी comparatively. टेबल 1.1 गिव डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। जो टेबल 1.1 है वो एक डिफरेंस दे रहा है फर्टिलाइजर और मैन्योर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, नेचुरल मैन्योर होता है, उसे फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। दिस इज बिकॉज, उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। इट इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पहली चीज़ ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, यानी सॉइल अपने आप में लंबे समय तक वाटर को रिटेन करके संभाल कर रख सकती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बना देती है, जिससे सॉइल इजीली गैस को एक्सचेंज कर सकती है, आदान प्रदान कर सकती है गैस का। इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होता है कि सॉइल में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं सॉइल में मैन्योर्स की हेल्प से। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। मैन्योर से सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, सॉइल की बनावट अच्छी हो जाती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ इरिगेशन, सिंचाई, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर टू लाइव। हर जीवित रहने वाली चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ही ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो पौधे हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? प्लांट की रूट से, अपनी जड़ों से। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। वाटर के साथ साथ दूसरे मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी रूट्स लेते हैं वाटर की हेल्प से ही, क्योंकि वाटर में ही डिज़ोल्व हो जाते हैं अदर मिनरल और फर्टिलाइजर्स, यानी जो मैन्योर, खाद वगैरह होती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है, क्योंकि जर्मिनेशन जो होता है सीड्स का, यानी सीड्स का जो बीजों का जो अंकुरन होता है, बीजों का उगना, वो बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। ड्राई कंडीशन में, सूखी कंडीशन में बीजें नहीं उग सकती। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर में ही न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होकर के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। जो वाटर है वो सॉइल को नेचर की, एटमॉस्फेयर की जो हार्श कंडीशंस होती हैं उनसे बचाता है, जैसे कि फ्रॉस्ट, जैसे पाला पड़ना या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, मौसम की मार से बचाता है पौधों को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, ताकि हेल्दी क्रॉप हो सके, अच्छी फसल हो सके, ये ज़रूरी है कि फील्ड में लगातार सिंचाई की जाए, उसे वाटर्ड किया जाए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जो वाटर की सप्लाई होती है क्रॉप्स में, फसलों में लगातार जो पानी डालते हैं रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड पर,
उसे इरिगेशन कहते हैं, यानी सिंचाई। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब कितने टाइम पे इरिगेशन करना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितनी मतलब क्वांटिटी में कितना पानी डालना है किसी फसल में, वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। यानी किसी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम की, किसी मिट्टी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी में कम की। कोई सीज़न ऐसा होता है जैसे कि गर्मी का सीज़न जिसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बरसात के सीज़न में नहीं। सो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो जो समर में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग होती है, यानी सिंचाई करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कितने अमाउंट में सिंचाई किया जाएगा, वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या इसलिए होते हैं क्योंकि गर्मी के समय में इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है सॉइल से भी और लीव से भी? हाँ, ये करेक्ट है। I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. यदि हम गर्मी के मौसम में प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट सूख जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसा बूझों के साथ भी हुआ। अब पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी किन सोर्स से हम इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। यानी इन सभी चीज़ों से वाटर लेकर के हम इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब, और नहरें हो गई, रिवर्स, इन सब की हेल्प से। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो वाटर अवेलेबल होता था, मौजूद होता था वेल्स में, कुओं में, झील में या फिर नहरों में, उन्हें निकालने के अलग अलग तरीकों का, डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग रीजन्स में। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, उन्हें फील्ड्स तक, खेतों तक पहुंचाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। इन सभी मेथड में कैटल यानी चौपाए जानवर की और ह्यूमन का इस्तेमाल होता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए ये मेथड्स थोड़ा सस्ते होते थे, बट लेस इफिशिएंट, लेकिन थोड़े कम कारगर होते थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज हैं उसमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। मोट, पुली सिस्टम, जिसमें यहाँ पे पुली लगा होता था जिसके थ्रू वाटर को कुएं से निकाल कर और फील्ड्स तक पहुँचाया जाता था। दूसरा है चेन पंप सिस्टम, जिसमें वाटर यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक बकेट लगी होती है जिसके थ्रू वाटर फील्ड में जाता है। नेक्स्ट है ढेकली सिस्टम, एक हैवी इंस्ट्रूमेंट के साथ बकेट को टाई कर देते हैं, फिर वाटर निकाल के फील्ड्स में डालते हैं। नेक्स्ट है रेड सिस्टम, जिसमें एक बैल होता है जो राउंड राउंड घूमता है, जिसकी हेल्प से, जिसकी एनर्जी से वाटर निकलता है और फील्ड्स तक पहुंचता है। नाउ ढेकली एंड रेड, जिसे लेवर सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वाटर को निकालने के लिए, क्योंकि पानी निकालने के लिए ऐसे निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है। जो पंप होता है वो या तो डीजल या फिर बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी, इन सब की हेल्प से चलता है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी मशीन को चलने में। मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के नए तरीके यानी सिंचाई के नए तरीके। मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न तरीके हैं इरिगेशन के, वो वाटर का इकोनॉमिकल यूज़ को बढ़ावा देते हैं। इकोनॉमिकली यूज़ मतलब जिसमें वाटर का वेस्टेज नहीं हो, यूज़फुल तरीके से पानी को इस्तेमाल किया जाए। द मेन मैथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मैथड है वो इस तरीके से हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये सिस्टम उस जगह ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे लैंड अनइवन है, यानी बराबर नहीं है, और वहाँ पर सफिशिएंट यानी भरपूर मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पाइप्स होते हैं, कुछ पाइप्स परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, यानी एल शेप में पाइप्स होते हैं
वो मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं और उन परपेंडिकुलर पाइप्स पे रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू पानी स्प्रेड आउट होता है, फैलता है पूरे में। आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन, वो सभी मेन पाइपलाइन से जॉइन होते हैं इस तरीके से एक रेगुलर इंटरवल पे, यानी एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ये पाइप्स। When water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. जब पानी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए मेन पाइप से, जब पंप ऑन होता है तो ये पानी सभी जो रोटेटिंग नोजल्स हैं उसके थ्रू पहुंचते हैं फील्ड में। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, ये क्रॉप्स पे उस तरीके से स्प्रिंकल छिड़काव करते हैं जिस तरीके से रेन हो रही है, यानी बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं लॉन्स के लिए, यानी बड़े बागीचे के लिए, और या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन प्लेन लैंड में नहीं होता है, हिली एरियाज़ में होता है, तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से वाटर पहुँचाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और कुछ दूसरी क्रॉप्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर प्लांट के रूट तक पहुंचता है डायरेक्टली, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये एक बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को वाटर करने के लिए, गार्डन्स को और ट्रीज़ को, पेड़ों को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिस्टम में क्या होता है कि वाटर किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होता। इट इज़ द बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये उस रीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक वरदान है जहाँ पानी की कमी होती है।